हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार पांडे। इस वीडियो लेक्चर में मैं मार्च महीने के करंट अफेयर्स को कवर करने जा रहा हूं। इस मार्च मंथ में मैं आपको 50 पॉइंट्स कवर करूंगा, जिसके तहत जितनी भी सप्लीमेंट्स चीज़ें हैं उसके साथ मैं लेता चलूँगा। बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक पेंसिल या पेन नोट करते चलें जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने स्लाइड में तो नहीं दिखाई हैं, बट मैं बोल के बताऊँगा तो आप उसको कवर करते चलेंगे। इसके पहले मैंने जनवरी फरवरी महीने की दोनों वीडियो अपलोड कर दी हैं, तो आप उसको भी देख लें, क्योंकि अपकमिंग एग्ज़ाम में आप एक साल का क्राइटेरिया कवर करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहली स्लाइड है मार्च महीने की, ठीक है, इसको आप अच्छे से देखेंगे। पहला पॉइंट है 8 मार्च, ठीक है। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे बनाया गया, ठीक है। इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया गया 8 मार्च को। इसकी जो थीम है वो पूछी जाती है तो वो आप नोट कर लेंगे। इसकी थीम क्या है? आई एम जनरेशन इक्वलिटी, आई एम जनरेशन इक्वलिटी, ठीक है। उसके आगे है रियलाइजिंग वुमेंस राइट, आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमेंस राइट, आप लिख लेंगे। जो इंटरनेशनल वुमेंस डे है उसकी जो शुरुआत मानी जाती है वो मानी जाती है 1909 से। हालांकि 1909 से डिक्लेयर नहीं हुआ था कि इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाएगा। इसको सबसे पहले अमेरिका ने स्टार्ट किया था। आफ्टर दैट डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज ऑल्सो स्टार्टेड विद दिस टाइप ऑफ इनिशिएटिव, है ना। वुमेंस डे में जर्मनी, रशिया, ये सब आगे चल के कंट्रीब्यूट की। उसके बाद यूएन ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि हम 8 मार्च को ये इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाएंगे, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। थीम बहुत ज़रूरी है, आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमेंस राइट, ये आप लिख लेंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो है बीजू पटनायक जी के बारे में। बीजू पटनायक आप सभी जानते होंगे, ये उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर के पिताजी हैं, ठीक है ना। अभी जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है नवीन पटनायक, ठीक है। नवीन पटनायक के पिताजी का नाम था बीजू पटनायक। बीजू पटनायक के बेस में एक किताब लिखी गई है। उस किताब का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप याद रखेंगे। वो है एडवेंचर ऑफ द डेयर डेविल डेमोक्रेट, एडवेंचर ऑफ द डेयर डेविल डेमोक्रेट, इसको आप याद रखेंगे। उनके बेसिस पे बनी बीजू पटनायक की लाइफ के बेस पे ये पुस्तक है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है पॉल बिया। पॉल बिया ये अपॉइंट हुए हैं प्रेसिडेंट, कहाँ के? कैमरून के, ठीक है ना। नया नया नाम है, आपको शायद ही ये कैमरून पता हो, तो मैं आपको बता दूं कि ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सेंट्रल पोर्शन, वेस्ट सेंट्रल में आता है, ठीक है। कोस्ट है गिनी कोस्ट के आसपास ये जो कैमरून है वो आता है। कैमरून की कैपिटल आपको पता होना चाहिए, है ना, नोट कर लें, याओंडे, ठीक है। अगर मेरी कन्वर्सेशन मिस्टेक है तो आप सुधार लें। ये मैंने लिख दिया है, ये आप नोट कर लेंगे, ठीक है। ये आपका कहाँ पड़ेगा? वेस्ट कोस्ट अफ्रीका, वेस्ट कोस्ट अफ्रीका में ये कैमरून पड़ता है। इसके नए प्रेसिडेंट जो अपॉइंट हुए हैं वो हैं पॉल बिया, ठीक है। बेसिकली ये तो 37 साल से हैं, 37 ईयर्स से यही जो प्रेसिडेंट है बनते आ रहे हैं। आप अफ्रीका की मोस्टली कंट्रीज़ को देखेंगे तो वहाँ का जो प्रेसिडेंट होता है वो बेसिकली 20 30 40 साल से बना हुआ है, ठीक है ना। इसीलिए वहाँ लीस्ट डेवलपमेंट भी है, डेमोक्रेसी का उतना अच्छा फ्लो नहीं है ना, पावर शिफ्टिंग नहीं हो रही है उतने अच्छे से, इसलिए ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं वहाँ के, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट बीएसएफ के बारे में है। सबसे पहले बीएसएफ को आप जानें तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ होता है, ठीक है ना। इसके जो एडिशनल नए डीजी बने हैं, एडिशनल डीजी या नाम याद रखिएगा, एडिशनल डीजी, डीजी नहीं है, एसएस देसवाल, ठीक है। क्या नाम है? एसएस देसवाल, एसएस देसवाल एडिशनल डीजी ऑफ बीएसएफ। बीएसएफ की स्थापना पूछेंगे तो कब हुई थी? 1965 में। 1965 आपको डेट याद आ रही होगी, पहला इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। वैसे 1947 48 इसमें भी एक युद्ध टॉलरेट की जाती है, बट 1965 को ऑफिशियली फर्स्ट वॉर ऑफ बिटवीन इंडियन पाकिस्तान बोला जाता है। तो 1965 के वॉर के बाद ही बीएसएफ को बनाया गया था, ठीक है ना। तो बीएसएफ का जो नया डीजी हुआ आप याद रखेंगे, एसएस देसवाल। इसके पहले कौन थे? सुरजीत सिंह, इसके पहले सुरजीत सिंह थे, अभी एसएस देसवाल है।
बीएसएफ अगर हम पढ़ रहे हैं तो आईटीबीपी के बारे में भी जान ले, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ठीक है ना। आईटीबीपी की स्थापना हुई थी 1962 में, ये भी डेट आपको याद होगी। इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था, आफ्टर दैट आउटकम, मतलब कुछ ना कुछ आउटकम जरूर निकला है इन द फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशन फॉर्मेशन, ठीक है ना। आईटीबीपी भी फॉर्म हुआ। अभी सीआईएसएफ देख लें तो सीआईएसएफ की जो स्थापना हुई थी वो 1969 में थी। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, आप याद रखेंगे। सीआईएसएफ 1969। सीआरपीएफ अगर आप पूछेंगे तो सीआरपीएफ का जो स्थापना हुई थी वो 1939 में हुई थी। ये सब आप नोट करते चलेंगे, ये सब मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि आप ये नोट कर लें, ठीक है ना। इसके साथ ही बीएसएफ का मोटो पूछा जाता है, तो मैंने आपके लिए एक इमेज लगाई है, ये है बीएसएफ का मोटो, ड्यूटी अनटू डेथ, ठीक है ना। ये इसका मोटो है, आप लिख लेंगे बीएसएफ का, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश के नए डीजीपी बनाए गए हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश के नए डीजीपी बने हैं, वो हैं विवेक जौहरी। कौन है? विवेक जौहरी, नाम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीजीपी किसी भी स्टेट या यूटी में एक ही होता है, तो आप ये नाम याद रखेंगे। मैंने आपके लिए एक पिक भी लगाई है विवेक जौहरी साहब की, ये हैं विवेक जौहरी, ठीक है ना। ये नए डीजीपी बने हैं मध्य प्रदेश के। इसके पहले ये बीएसएफ के डीजी थे, ठीक है। इसके पहले मैंने एक पॉइंट बताया, वो एडिशनल डीजी के बारे में बताया था। इन्होंने डीजी का पद छोड़कर मध्य प्रदेश डीजीपी इनको बनाया गया है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। ये जो व्यक्तित्व है, इन्होंने रॉ में भी अपनी सर्विस दी है ना, एज अ डिटेक्टिव, और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में बड़े बड़े पद पे रहे हैं। तो आप ये याद रखेंगे, मध्य प्रदेश के नए डीजीपी विवेक जौहरी जी को बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट में आपका है चपचार कूट फेस्टिवल। चपचार कूट फेस्टिवल आप ये याद रखेंगे, ये जो फेस्टिवल है ये मिज़ोरम में बनाया जाता है। मिज़ोरम में बनाया जाता है, और ये जो फेस्टिवल है ये किस पर्पस से बनाया जाता है? बसंत फेस्टिवल। बसंत फेस्टिवल के वेलकमिंग के लिए ये जो फेस्टिवल है चपचार कूट फेस्टिवल, वो बनाया जाता है, ठीक है। आप याद रखेंगे, ये मिज़ोरम से एसोसिएट करता है। मिज़ोरम के बारे में कुछ चीज़ जान लेते हैं कि मिज़ोरम की कैपिटल क्या है? आइजॉल। आइजॉल उसकी कैपिटल है। इसके गवर्नर कौन है? तो पी एस श्रीधरन पिल्लई। पी एस श्रीधरन पिल्लई इसकी गवर्नर है। सीएम की बात करेंगे तो सीएम कौन है? जोर जोर मथांगा, ठीक है ना। जोर मथांगा, कोई प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक होगी तो आप स्पेलिंग देख लेंगे। जोर मथांगा इसके चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आप मिज़ोरम के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट है मलेशिया के बारे में, ठीक है ना। मलेशिया कंट्री है, ठीक है। मलेशिया के नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ इंडिया की कंट्रोवर्सी अभी रिसेंटली बहुत एक्टिव थी, इसलिए आप ये याद रखेंगे। इसके जो नए प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? मुहिद्दीन यासीन। मुहिद्दीन नाम है इनका, ठीक है। मुहिद्दीन यासीन, ये नए प्रेसिडेंट, ये नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं मलेशिया की। ये मैंने लिखा है, आप नोट कर लेंगे। ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इसके बारे में मैं कुछ बता दूं आपको। मलेशिया जो है ज्योग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी लोकेशन जानना। क्यों? क्योंकि जो थाईलैंड का गल्फ ऑफ थाईलैंड है, वहाँ से मलेशिया का पोर्शन, ये एक पोर्शन ये हो गया, और ये पूरा पूरा बोर्नियो आइलैंड है। तो बोर्नियो आइलैंड का जो नॉर्दर्न सेक्शन है ना, ये मलेशिया का पोर्शन है, ये आप याद रखेंगे, है ना। तो एक ये मलेशियन पार्ट है, ये मलेशियन पार्ट है, ठीक है ना। इसमें यहाँ पाम ऑयल का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, उसको लेके इंडिया में टैरिफ बढ़ाना। अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर महातीर मोहम्मद जो थे, इसके पहले प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने आर्ग्यू किया था। तो इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है वो कुछ इसके रेजिस्टेंस दिखाए इसके प्रति। तो आप इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर रहें, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के बारे में, इसके पहले मैंने जनवरी मंथ का एक करंट अफेयर कवर किया था, उसमें खेलो यूथ गेम था, ठीक है ना, जिसमें मैंने आपको चीज़ें बताई थी, आप देख लेंगे। ये है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ठीक है ना। यूनिवर्सिटीज़ के बीच में अंडर खेलो इंडिया ये ऑर्गेनाइजेशन कराया गया, ठीक है। ये मतलब जो था फॉर इसका ये कराया गया। इसका वेन्यू आप याद रखेंगे, ये है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर के उड़ीसा में ये वाला गेम हुआ, ठीक है ना। पूरा यूनिवर्सिटी के बीच में प्रतिस्पर्धा हुई, जिसमें जो जीती वो यूनिवर्सिटी थी पंजाब यूनिवर्सिटी। आप ये याद रखेंगे, पंजाब यूनिवर्सिटी ने ये गेम को जीता, और ये फर्स्ट गेम था, है ना। ये जो यूनिवर्सिटी को गैदर किया गया और इनके बीच में कंपटीशन हुआ एक प्रकार से, और पंजाब यूनिवर्सिटी जीती। तो ये एक तरह का ये पहला, है ना, ऑर्गेनाइज करवाया गया था यूनिवर्सिटी गेम, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स
अफेयर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एसबीआई के बारे में। एसबीआई ने क्या किया है कि अभी मिनिमम बैलेंस को एबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। मतलब अब कोई सीमा नहीं है मिनिमम बैलेंस रखने की एसबीआई में। 0 रुपया भी है तब भी पेनल्टी नहीं लगेगी। पहले इसका क्राइटेरिया था 1,500, ऐसे मतलब फ्लक्चुएट होता रहता था प्राइस। तो अब आपके अकाउंट में अगर नहीं है, कुछ पैसे भी नहीं है, तब भी आपके पेनल्टी चार्जेस नहीं लगेंगे। ये करने वाला एसबीआई अपने आप में पहला बैंक है पूरे इंडिया में। अभी और कोई बैंक सामने नहीं आया है जिसने ये एबॉलिश किया हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है केरला के बारे में। केरला ने एक कैंपेन स्टार्ट किया है। उस कैंपेन का नाम है आई एम ऑल्सो डिजिटल। आई एम ऑल्सो डिजिटल, ठीक है ना। आई एम ऑल्सो डिजिटल एक प्रकार का अपने आप में अनोखा कैंपेन है, जिसके तहत ये क्या करना चाह रहे हैं कि डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करना है इनको। किसको? डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट कर रहे हैं। डिजिटल लिटरेसी से क्या होगा? ई गवर्नेंस को बूस्ट मिलेगा। ई गवर्नेंस आप समझ रहे होंगे कि जो भी गवर्नमेंट के काम हैं वो दस्तावेज ज़्यादा ना हो के एक कंप्यूटर में सब कुछ जानकारियाँ फीड हों, है ना, ट्रांसपेरेंसी हो। और कहीं ना कहीं इसको इन्हेंस करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया गया। तो आप याद रखेंगे आई एम ऑल्सो डिजिटल जो कैंपेन है वो केरला से एसोसिएटेड है। प्रश्न पूछ लिए जाते हैं ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट है महाराष्ट्र के बारे में न्यूज़। महाराष्ट्र में एक शहर है, वो है औरंगाबाद। ठीक है ना, बीबी का मकबरा याद आ रहा होगा आपको औरंगाबाद से। तो औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम चेंज किया गया है, ये आप याद रखेंगे। औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम चेंज करके कर दिया गया है क्या? छत्रपति संभाजी महाराज। छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट, ये आप याद रखेंगे। ये नाम चेंज किया गया है औरंगाबाद एयरपोर्ट का। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड चेंज करनी पड़ेगी, है ना। उसमें आप एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लिया करिए या फिर नोट कर लिया करिए पहले, और जो भी मेरी एक्सप्लेनेशन है उसको ऐड कर लिया करिए। ठीक है ना, कुछ चीज़ें मैं इसमें एक्स्ट्रा भी बताता रहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है सीआईसी के बारे में। सीआईसी का जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। क्या है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ये जो इसका जब गठन हुआ था ये था 2005 में। मतलब आपने आरटीआई सुना होगा, है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन का जो वर्क होता है वो कहीं ना कहीं सीआईसी के द्वारा ही किया जाता है। सीआईसी एक ऐसा संगठन है जो आरटीआई के वर्क को फ्लुएंटली करता है। ठीक है ना। सीआईसी के अभी नए चेयरमैन बने हैं, वो हैं बिमल जुल्का। आप नाम लिख लेंगे, बिमल जुल्का। बिमल जुल्का जो है नए सीआईसी बने हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। पहले कौन थे? सुधीर भार्गव। ये भी पहले सुधीर भार्गव थे, अब बिमल जुल्का बन चुके हैं। ठीक है ना। अगर मैं पूछूं कि सबसे पहले सीआईसी कौन बने थे तो वो भी आपको पता होना चाहिए, वजाहत हबीबुल्ला। वजाहत हबीबुल्ला पहले सीआईसी थे, आप ये लिख लेंगे। जो सीआईसी होता है वो अपॉइंट कौन करता है? तो इंडिया का प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है ना, इंडिया का प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है सीआईसी को। आपने जान लिया कि ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से आरटीआई से एसोसिएटेड है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के जो 47 सीजेआई बने हैं वो बने हैं शरद अरविंद बोबड़े। 47, ये आप याद रखेंगे। कौन से नंबर के हैं? 47। इसके पहले कौन थे? रंजन गोगोई। रंजन गोगोई थे, वो कौन से नंबर के थे? 46। आप ये सब याद रखेंगे। पहले कौन थे? पहले थे हीरालाल जेकानिया। हीरालाल जेकानिया पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे। सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैं अगर बात करूं तो उसमें अगर मैं पूछूं कि कितने जजेस होते हैं तो आज की डेट में उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 33 है। 33 जजेस होते हैं +1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इट मीन्स टोटल मेंबर हो गए 34। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल 80 सब क्लॉज 3। आर्टिकल 80 सब क्लॉज 3, इसमें क्या बताया गया है कि जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट कैंडिडेट टू राज्यसभा, जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है राज्यसभा में, है ना। साहित्य, कला, समाज सेवा ये क्षेत्र हैं। तो इसमें जो बताया गया है कि ये अंडर आर्टिकल 80 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत आता है। ये आप याद रखेंगे क्योंकि आर्टिकल बेसिकली लोग पिक नहीं कर पाते उतना जल्दी। तो आप याद रखेंगे किसके तहत करता है? आर्टिकल 80 सब क्लॉज 3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है प्रमोशन इन रिजर्वेशन।
रिजर्वेशन में जो प्रमोशन मिलता है उसको एबॉलिश कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। किसके द्वारा? उत्तराखंड द्वारा। यूनाइटेड किंगडम मत समझ लेना भाई लोगों, ये उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तराखंड है इंडिया के स्टेट, ठीक है। इसने क्या किया है अभी कि प्रमोशन को ख़त्म कर दिया, प्रमोशन ख़त्म कर दिया, ठीक है ना, प्रमोशन में रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया है। इट मीन्स अब SC ST जो कैंडिडेट होते हैं उनको प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ये किसके तहत किया गया है? सुप्रीम कोर्ट का भी एक वर्डिक्ट आया था 7 फरवरी 2020 को। 7 फरवरी 2020 को एक वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का कि जो प्रमोशन इन रिजर्वेशन है, प्रमोशन इन रिजर्वेशन है वो कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। इस वर्डिक्ट के बाद बहुत लोगों ने अपने अपने स्टेट्स में हाई कोर्ट में PIL दायर की। बहुत स्टेट नहीं, अभी तो सिर्फ उत्तराखंड का नाम है, उत्तराखंड में PIL दायर हुई कि अब इस स्टेट में भी सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग हमको प्रमोशन इन रिजर्वेशन ख़त्म कर देना चाहिए। तो हम देखते हैं कि उत्तराखंड में 1.5 लाख लोग प्रोटेस्ट में उतर आए। इसके एवज में 30,000 लोग SC ST के कैंडिडेट्स भी जो एम्प्लॉय थे, बेसिकली एम्प्लॉयज़, वो रोड पर उतर आए। पूरा मैकेनिज्म डिस्टर्बेंस होने लगा। तो कहीं ना कहीं वहाँ की स्टेट ने प्रेशराइज कहो कुछ भी कहो, बट वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट का ही गया था। तो स्टेट ने क्या किया कि प्रमोशन इन रिजर्वेशन को एबॉलिश कर दिया गया कि अब कोई भी रिजर्वेशन नहीं होगा प्रमोशन में, ठीक है ना। और जो मैंने 2 लाख बताया उसमें आपके जनरल और OBC दोनों कैटेगरी के लोग शामिल थे, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जारी किया गया। इसमें सबसे खुशहाल देश जो हुआ वो था फिनलैंड। फिनलैंड की जो कैपिटल है वो हेलेंसिकी है, ठीक है ना। ज़्यादा जो नॉर्डिक कंट्रीज़ होती हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ होती हैं, वही इस इंडेक्स में टॉप करती हैं। नॉर्डिक और स्कैंडिनेवियन बता दूं आपको, तो ये आपके यूरोप के नॉर्दर्न पोर्शन में पाए जाते हैं। आप एक बार मैप में देख लेंगे उस सब चीज़ों को, ठीक है। तो इंडिया की रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया की रैंक कितनी थी? तो इंडिया 144th पोजीशन पे था। कितने देशों में? 156 देशों में 144th पोजीशन में था। इससे अच्छा तो पाकिस्तान था, पाकिस्तान ने 66 रैंक हासिल की, ठीक है ना। 156 में 66 रैंक हासिल की पाकिस्तान ने। वहीं अगर हम बात करें कि जो टॉप कंट्रीज़ थी वो बेसिकली नॉर्डिक और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ थी, ठीक है ना। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पब्लिश की जा रही है सन 2012 से, ठीक है। इसके बारे में आप याद रखेंगे। इसको पब्लिश कौन करता है? तो इसको पब्लिश UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये संगठन जो UN के अंदर ही काम करता है वो इस इंडेक्स को जारी करता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट मैंने ICMR के बारे में डाला है। ICMR बहुत न्यूज़ में है इस समय क्योंकि वैक्सीन बन रही है कोरोना की, तो कहीं ना कहीं ICMR का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है, इसका फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसकी जो स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, वो 1911 में हुआ था। ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट मैंने लिया है पॉइंट SCQ, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्यून, ठीक है ना। ये जो दवाई है ये बेसिकली मलेरिया के लिए काम आती है, बट इसको अभी रिसेंटली अमेरिका ने इंपोर्ट करने के लिए इंडिया से दरख्वास्त की है। इंडिया ने बहुत मात्रा में भूटान, नेपाल, श्रीलंका, वेरियस कंट्रीज़ में HCQ को डंप दिया है, ठीक है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक ऐसी दवाई है जिसका 70% ग्लोबल प्रोडक्शन सिर्फ इंडिया में ही होता है, आप ये याद रखेंगे, ठीक है ना। इसको बनाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट भी यूज़ होता है, API। बेसिकली ये हर एक ड्रग्स को बनाने में यूज़ होता है, उसका नाम है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ये जो इंग्रेडिएंट है वो इंडिया में फॉर्म नहीं होता, इसको नहीं बनाया जाता, ये चाइना में मिलता है, ठीक है। चाइना में इसकी फैक्ट्रीज़ हैं, वहीं से इंपोर्ट होता है। अगर चाइना API को देना बंद कर दे तो इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो जो बूस्ट कर रही हैं वो कहीं ना कहीं क्रैकडाउन कर जाएंगी। ये आप याद रखेंगे API के बारे में, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। अजीत डोभाल साहब ने इसके लिए एक अलर्ट भी जारी किया था कि वी हैव टू प्रिपेयर फॉर API और हमको ये इंडस्ट्री लगानी चाहिए। इसका बेसिकली एक रीज़न है कि इसको इन्वायरमेंट क्लियरेंस उतना जल्दी नहीं मिलता है, पॉल्यूशन बहुत करती हैं ये इंडस्ट्रीज़, API को जो जनरेट या प्रोड्यूस करती हैं, तो कहीं ना कहीं उसको क्लियरेंस इंडिया पे नहीं मिल पाता, इस वजह से उसकी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे नहीं हैं, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है
हामिद अंसारी के बारे में, हमारे भूतपूर्व उपराष्ट्रपति जो थे हामिद अंसारी, 2 बार बने, 10 साल तक थे। ठीक है, इन्होंने, इनकी जो एक किताब है इनके बेसिस पर आ रही है, माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट, माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट, माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट, याद रखेंगे, इनके बेसिस पर है। इनको जो लिख रहा है वो इंपॉर्टेंट तो नहीं, बच जाने लगी, भालचंद्र मंगेशकर इनको लिख रहे हैं, लेकिन ये बेसिस किस पे है ये इंपॉर्टेंट है, वो है हामिद अंसारी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एबल प्राइज़ के बारे में। एबल प्राइज़ 2020 दिया गया। एबल प्राइज़ मैं आपको बता दूं कि मैथ्स के फील्ड में दिया जाता है, मैथ्स के फील्ड में इसको नोबल प्राइज़, अगर कोई एबल प्राइज़ में अवार्ड पा गया वो मैथ्स का नोबल पा गया। समझ रहे हैं बात को, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नोबल प्राइज़ है, बट ये बोल रहा हूँ उसके समकक्ष है। कहीं ना कहीं अगर मैथ्स का स्टूडेंट, मैथ्स का जो टीचर या प्रोफेसर लिटरेचर है वो कहीं ना कहीं एबल प्राइज़ की चाह रखता है जीवन भर। ठीक है ना, इस बार एबल प्राइज़ किसको मिला है वो आप याद रखेंगे, हेलल फर्स्टेनबर्ग। ठीक है, हेलल फर्स्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस, ये 2 व्यक्ति हैं जिनको मिला है। ये हमारी इजराइल के हैं और ये रशिया के हैं। ठीक है ना, आप याद रखेंगे एबल प्राइज़ के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट है राजस्थान स्टेट डे मनाया गया। राजस्थान याद होगा आपको, सबसे लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 30 मार्च को 1949 इसलिए इसका इस्टेब्लिशमेंट डे अभी रिसेंटली बनाया गया, याद रखेंगे आप। 1949 को इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, ये फिर इस्टेब्लिश किया गया था। वर्ल्ड टीबी डे के बारे में देख लेते हैं। वर्ल्ड टीबी डे हम सब जानते हैं इसी महीने बनाया जाता है, वो डेट है 24 मार्च। 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। इसकी जो थीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इट्स टाइम। क्या है इसकी थीम? इट्स टाइम, सब लिखा हुआ है इसमें, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बाकी मैं बता ही रहा हूँ आपको। इट्स टाइम इसकी थीम है। टीबी को WHO ने वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस डिजीज़ कहा है। क्यों? क्योंकि इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो इसकी रिपोर्ट है बहुत डरावनी है। क्यों? क्योंकि इसमें हर साल 4,000 लोग मर रहे हैं टीबी से। 4,000 लोग मर रहे हैं टीबी से, मतलब टीबी आज भी कहीं ना कहीं डेथ रेट के मामले में बहुत डेंजरस बना हुआ है। ठीक है, और हर साल 30,000 लोग इन्फेक्टेड होते हैं। ठीक है, इंडिया का टारगेट है कि 2025 तक टीबी को इरेडिकेट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे इंडिया से। ठीक है ना, देखते हैं, अभी तो ये एक एस्टिमेशन ही है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो G20 के बारे में है। इस बार का G20 कहाँ हुआ है? रियाद में। रियाद कहाँ है? सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया में ये जो G20 का सम्मेलन है वो हुआ है, G20 का सम्मेलन हुआ है। ये पहला G20 सम्मेलन कब हुआ था ये तो हम पढ़ेंगे, बट इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो कब हुआ था? 1999 में, 1999 में G20 का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसकी जो पहली मीटिंग थी, पहला समिट था, वो था अमेरिका में, ये आप याद रखेंगे, 2008 में हुआ था। और अब मैं आपको बता दूं कि G20 का कोई हेडक्वार्टर नहीं है ना, जो कंट्री ऑर्गेनाइज करती है वही कंट्री सब कुछ इसका वहन करेगी, जो भी है ना, जो भी इसको ऑर्गेनाइज करेगी। तो इसको इस बार सऊदी अरेबिया ने किया। अब बात करते हैं कि पहला अमेरिका में हुआ था 2008 में। ठीक है, उसके बाद इंडिया में अगर पूछा जाए इंडिया में कब होगा, तो इंडिया का टारगेट है 2022 में इंडिया में वेन्यू है। ठीक है ना, इसको आप याद रखेंगे इंडिया में। और ये कौन से नंबर का होगा? वो होगा 17th नंबर का G20 समिट होगा इंडिया में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे। जो 2020 का रियाद में हुआ वो 15th नंबर का था। 16th पूछेंगे कहाँ होगा 2021 वाला, तो ये रोम में होगा। रोम इज़ द कैपिटल ऑफ इटली। ओके, नेक्स्ट में आपके पहली ये स्कीम है गरीब कल्याण योजना, है ना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, PGKY, है ना, प्रधानमंत्री PMGKY, प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण योजना। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2016 में हुई थी, नोट करते चलेंगे। ठीक है ना, ये क्यों न्यूज़ में है इस समय? क्योंकि इसको 1.70 लाख करोड़, समझते चलेंगे, 1.70 लाख करोड़ का फिनेंशियल एड दिया गया है। क्यों? क्योंकि इस समय कोरोना के पेंडेमिक के दौरान जो हमारे गरीब भाई बंधु हैं उनको फाइनेंशियली एड दिया जाए, जिसके तहत वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाएँ। इसके तहत कुछ इंपॉर्टेंट बहुत सारे पॉइंट हैं, बट मैं आपको इंपॉर्टेंट कुछ बता देता हूँ कि 5 किलो, है ना, गेहूँ या चावल, व्हीट या राइस 5 किलो दिया जाएगा पर फैमिली को, फ्री ऑफ कॉस्ट। और 1 किलो चना भी दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है ना, LPG सिलेंडर दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इस ये जो फिनेंशियल एड दिया गया है इसी में सब कुछ कवर अप है। और मैं आपको बता दूं कि
इस गाइडलाइन में ऐसे 20 पॉइंट्स हैं, आप सब इसको पढ़ लेंगे, बट मैंने ये बेसिक आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं जिसके तहत फिनेंशियल एड में क्या क्या कवर अप किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में मध्य प्रदेश के बारे में, मध्य प्रदेश के नए सीएम बन गए हैं शिवराज सिंह चौहान। तख्ता पलट हो चुका है, ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थन दे चुके हैं भाजपा को। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने हैं। शिवराज सिंह चौहान ये 4th टाइम मुख्यमंत्री बने हैं। आप याद रखेंगे ये मुख्यमंत्री बनना शुरू हुए थे 2005 से, तो 2018 तक रहे हैं। ठीक है ना, 5 से 8, 8 से 13, 13 से 18। ठीक है, ये सेकेंड्स याद रखेंगे। 3 बार वो बने, चौथी बार अभी शपथ ले, अभी ये 2020 में चौथी बार ये बनेंगे। ठीक है ना, याद रखेंगे, मार्च महीने में ही पूरा टर्मोइल आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मार्टिर डे। सब मैं पॉइंट वाइज पॉइंट सीक्वेंस में आ रहा हूँ, आप बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाइएगा, है ना। मार्टिर्स डे, शहीद दिवस। शहीद दिवस हम 23 मार्च को मनाते हैं। 23 मार्च को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन भगत सिंह, सुखदेव थापर, पूरा नाम इनका सुखदेव थापर है, ठीक है, सुखदेव थापर और राजगुरु, इन तीनों को फांसी पर लटकाया गया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था, बम कांड में इनको, और प्लस हत्या भी की थी, था ना। तो ये पूरे इनके ऊपर केसेस थे, तो उनको फांसी चढ़ाया गया। ठीक है, तो आप याद रखेंगे 23 मार्च मार्टिर्स डे, किनके? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। नेक्स्ट पॉइंट है नेटिव फ्यूरी। नेटिव फ्यूरी इज द मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन अमेरिका एंड यूएई। ठीक है, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, इसकी जो राजधानी है वो आबू धाबी, आबू धाबी में ही ये हो रहा है नेटिव फ्यूरी। नेटिव फ्यूरी कहाँ हो रहा है? आबू धाबी में हो रहा है। और ये कौन सा एडिशन है? ये 7th एडिशन है, 7th एडिशन है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है वीट का एक नई वैरायटी बनाई गई है, MACS 4028। पूछ लिया जाता है कि MACS 4028 क्या है। सो दिस इज़ द वैरायटी ऑफ गेहूँ और वीट। ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसमें हाईएस्ट प्रोटीन आज अभी तक पाया गया है। ये एक रिसर्चिंग क्रॉप्स होती हैं जो कि डे बाय डे लोग, ये जो एग्रीकल्चर सेक्शन वाले होते हैं, ये कहीं ना कहीं वैरायटीज़ को प्रोड्यूस करते रहते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 14.7% प्रोटीन इसमें पाया जाता है, विच इज़ द हाईएस्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो अर्थ आर के बारे में है। ये जो अर्थ आर है ये शुरू हुआ था 2007 में। इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि 1 घंटा लाइट बंद कर दो, 1 घंटा लाइट बंद कर दो, एनर्जी को कंज्यूम करो, जितना एनर्जी को मतलब सेव करो, कंज्यूम नहीं करो, सेव करो 1 घंटे लाइट बंद करके। ठीक है ना, ये इनिशिएटिव 2007 में ये ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से स्टार्ट हुआ था। ठीक है ना, फिर ये ग्लोबल लेवल पर फेमस हो गया। ठीक है, ये इसका डेट है लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च। मार्च का लास्ट सैटरडे जो होता है उस डेट में ये मनाया जाता है। ठीक है ना, इसका एम क्या है? प्रोटेक्ट द अर्थ। इसका एम है प्रोटेक्ट द अर्थ। ठीक है ना, और ये सिडनी के ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट हुआ था 2007 में, मैंने जैसे आपको बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, ये जो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे है ये कब से मनाया जा रहा है? ये 15 मार्च को पहली बात मनाया जाता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। कब से मनाया जा रहा है? तो मैं आपको बताऊँ, ये 1983 से मनाया जा रहा है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। थीम की बात करेंगे, थीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप लिख लेंगे। द कैंपेन विल डिस्कस द नीड फॉर सस्टेनेबल कंजम्पशन ग्लोबली। ठीक है ना, क्या मैंने बताया? द कैंपेन विल डिस्कस द नीड फॉर सस्टेनेबल कंजम्पशन ग्लोबली। मैंने एक बार और बोल देता हूँ, आप नोट करते चलेंगे। द कैंपेन विल डिस्कस द नीड फॉर सस्टेनेबल कंजम्पशन ग्लोबली, ये इसकी थीम है। मे भी आ सकती है, बट इतनी बड़ी है तो आपके तो क्वेश्चन पेपर में भी नहीं सम आएगी, बट फिर भी एक नज़र आप पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट मैं आपको बताऊँ तो नेशनल वैक्सीनेशन डे के बारे में है। नेशनल वैक्सीनेशन डे, ठीक है ना, ये जो नेशनल वैक्सीनेशन डे है ये 16 मार्च को मनाया जाता है। 16 मार्च को बनाए। ठीक है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि ये क्यों आया मार्केट में? नेशनल है मतलब इंडिया का ही कुछ इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। मैं आपको बता दूं कि 1995 में पोलियो का टीका, पोलियो की वैक्सीनेशन करना स्टार्ट किए थे ये लोग इंडिया में। 2014 को जो पोलियो है पूरी तरह से ख़त्म हो गया। ठीक है ना, तो ये जो स्टार्टिंग थी 1995 में, तो ये स्टार्ट किया गया था 16 मार्च को। तो ये एक अचीवमेंट के तौर पर देखा जाता है। तो 16 मार्च को हम नेशनल वैक्सीनेशन डे बनाते हैं। ठीक है, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट मैंने लिखा है वो है आर्टिकल 142 के बारे में। आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट के पावर्स के बारे में है। ठीक है ना, इसमें बेसिकली ये है कि जो
आपके अनुसूची 10 में है ना, शेड्यूल 10 में है एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। इसके तहत क्या किया गया है कि अगर कोई जो भी लीडर है वो दल बदलता है आफ्टर दे इलेक्टेड, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ये एक्शन लिया। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट क्यों लिया, तो इस ये न्यूज़ में है कि 142 आर्टिकल के तहत उसके पास पावर है कि दे कैन टेक एक्शन अगेंस्ट द लीडर हु इन्वॉल्व इन एंटी डिफेक्शन लॉ, हु वायलेट दिस लॉ, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। तो इसके टारगेट में कौन आया, टी एच श्याम कुमार। टी एच श्याम कुमार बेसिकली ये कहाँ से एमएलए थे, मणिपुर से, ठीक है ना। मणिपुर से ये एमएलए थे। ये कांग्रेस की टिकट से जीत के आए थे, बट जैसे जीते हैं उसके तुरंत बाद भाजपा की सरकार बनी, तो इन्होंने भाजपा को स्विच कर दिया, मतलब भाजपा में चले गए। तो फिर इनके ऊपर एक्शन हुआ, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, और कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट यह निकला कि इनको एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत इनको सस्पेंड कर दिया गया। ये मिनिस्टर थे, फॉरेस्ट मिनिस्टर बन गए थे, कहाँ, मणिपुर में, इनको सस्पेंड किया गया फिर, ठीक है ना। तो आप ये याद रखेंगे। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, वो है मशीन गन, लाइट मशीन गन। ये हम ले रहे हैं इसराइल से। इसराइल हम जानते हैं कि डिफेंस सेक्टर में सबसे बड़ा जो हमारा पार्टनर है वो रशिया भयानक इंपोर्ट करता है इंडिया को 56%। इसके बाद जो करता है वो है इसराइल का परसेंटेज है 14%। वहीं जो फ्रांस है उसका परसेंटेज है 12%। हम जानते हैं पिछले 5 साल में यूएसए ने बहुत इंप्रूव किया है, यूएसए ने बहुत एक्सपोर्ट किया है इंडिया को, बट अभी भी वो उस कद पे नहीं आया है कि ओवरटेक करे। बट ये टॉप मैंने आपको बता दिया, रशिया, इसराइल एंड फ्रांस, ठीक है ना। तो आप ये चीज़ याद रखेंगे। मशीन गन ले रहे हैं, 880 करोड़ का पूरा पैक्ट साइन हुआ है, देखते हैं ये कैसे वर्क करेगा आगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ ये जो हैवी मशीन्स हैं, डिफेंस सेक्टर की चीज़ें हैं, ये हम ही बस इंपोर्ट करते हैं, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, बट वो बड़े बड़े देश नहीं है, छोटे देश हैं। पहले तो हम म्यांमार को अच्छा खासा एक्सपोर्ट करते हैं, टॉप पे हैं। श्रीलंका को एक्सपोर्ट करते हैं, वेराज मॉरिशस, सेशल्स है ना, इसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये कंट्रीज जो हैं वो हम पे डिपेंडेंट है डिफेंस इक्विपमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे, ठीक है ना। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के बारे में है, 20 मार्च को हम मनाते हैं। 20 मार्च को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। इसका जो शुरुआत है 2013 में हुई थी। इसकी जो थीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर इसकी जो थीम है, ये आप याद रखेंगे, ऑल टुगेदर, ठीक है। नेक्स्ट है, एक हमारे फुटबॉलर हैं जो कि ख़त्म हो गए, उनका जो नाम है वो है प्रदीप कुमार बनर्जी, ठीक है ना। ये फुटबॉल के प्लेयर हैं, इतने अच्छे प्लेयर थे कि इनको अर्जुन अवार्ड तक मिल गया है, ठीक है ना, फुटबॉल के सेक्शन में। ये अभी रिसेंटली ख़त्म हो गए, तो ये न्यूज़ में है। आप याद रखिएगा कि बनर्जी साहब इज़ एसोसिएटेड विथ फुटबॉल, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं तो वर्ल्ड वाटर डे के बारे में। वर्ल्ड वाटर डे हम जानते हैं कि 22 मार्च को मनाया जाता है। इसकी जो थीम है वो याद रखिएगा, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, ये इसकी थीम है, ये आप याद रखेंगे। वाटर डे जो है ये कब से मनाया जा रहा है, 1993 से बनाया जा रहा है, ठीक है। 22 मार्च को हमने देख लिया वर्ल्ड वाटर डे। 22 मार्च को बिहार डे भी बनाया जाता है, ठीक है ना। बिहार के बारे में कुछ बताऊँ तो इसकी जो हिस्ट्री है वो 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार अलग हुआ था। फिर 1936 में बिहार और उड़ीसा सेपरेट हो गए थे, ठीक है। लेकिन जो बिहार स्टेट्स जो बनाता है वो बनाता है 22 मार्च को, और इसी दिन बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार अलग हुआ था, इसलिए 22 मार्च को बिहार स्टेट्स डे मनाया जाता है। ये कब से बना रहे हैं बिहार वाले, ये बना रहे हैं 2010 से, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, आईसीसी T20 वुमेंस वर्ल्ड कप के बारे में। T20 का वर्ल्ड कप हुआ महिलाओं का, ये कहाँ हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। जीता कौन, ऑस्ट्रेलिया ही जीता। रनर अप कौन था, इंडिया था। इंडिया हार गया फाइनल में, ऑस्ट्रेलिया विन, ठीक है ना। बस इतनी चीज़ें इसमें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मिला है PV सिंधु, नो डाउट, ठीक है। PV सिंधु ये बैडमिंटन प्लेयर हैं, याद रखेंगे आप, इनको वुमेन ऑफ द ईयर मिला है, ठीक है। इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर।
नेक्स्ट आते हैं तो आर्टिकल 82 चर्चों में है। क्यों? क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन आयोग बेसिकली क्या होता है, किसी भी स्टेट में अगर कोई रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है या फिर पॉपुलेशन की डाइवर्सिफिकेशन हो रही है तो वहाँ की जो सीट्स हैं उनमें भी वेरिएशन आता है। ये वेरिएशन करने वाले हैं डिलिमिटेशन कमीशन। इसकी रिपोर्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट में भी, ये आप याद रखेंगे। अभी बेसिकली 4 स्टेट हैं और एक यूटी जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। 4 स्टेट में कौन कौन से हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर। इन स्टेट और एक यूटी जम्मू कश्मीर में अभी बेसिकली क्या किया गया है कि डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक नई रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जहाँ पे है ना कितनी सीट्स हैं, क्या कैसा इसमें करना है, पूरा एक स्ट्रक्चर रिक्रिएट करेगा और रिपोर्ट सबमिट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट रणजी ट्रॉफी के बारे में है। रणजी ट्रॉफी के बारे में आप ये जाने रहे हैं कि जो इस बार का रणजी ट्रॉफी 2020 वाला हुआ था वो 46th एडिशन था और इस बार भी जो विनर थे वो थे सौराष्ट्र। पिछली बार भी सौराष्ट्र ही जीता था, ठीक है। सौराष्ट्र इज द पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है ना, ये जीता था, विदर्भ सौराष्ट्र, ओके। तो सौराष्ट्र विनर था। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो यस बैंक के बारे में। यस बैंक काफ़ी चर्चों में रहा, ठीक है ना। पीएनबी जैसा घोटाला उसमें भी देखने को मिल रहा था, कहीं ना कहीं उसको रेगुलेट करने का, सही टाइम पे रेगुलेट करने का काम आरबीआई ने किया। यस बैंक के बारे में आपको बताऊं तो ये 4th लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक ऑफ इंडिया है। इनके नए एमडी को बनाया गया, वो है प्रशांत कुमार, ठीक है ना। जो एमडीज होते हैं नए नए वो बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो, ये क्वेश्चन आ चुका पीएससी में। बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो इसको क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं एमडी और सीईओ को, ये याद रखेंगे आप। तो अभी क्या किया गया कि यस बैंक की जो जितना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीन्स जो भी रेगुलेशन का काम है, पॉलिसीज का काम वो करते हैं, बट आरबीआई ने क्या किया, सबको ओवर रूल करके आरबीआई ने यस बैंक को अपने हाथों आड़े लिया है और पूरी पॉलिसीज़ जो हैं वो यस बैंक की आरबीआई इंडिविजुअल लेवल पर उसको ठीक करेगा, ठीक है। क्योंकि उसमें बैंकरप्सी चीज़ें और जो डिफ़ॉल्ट की चीज़ें हैं वो सब कहीं ना कहीं अनियमितताएँ बोल सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं दिख रही थी, इस वजह से आरबीआई ने ये एक्शन लिया, ठीक है। मैं आपको बता दूं एशियन गेम्स आपने सुना होगा, इस बार का जो एशियन गेम्स है वो 19th एडिशन है एशियन गेम्स का, ठीक है। कहाँ होना है? चाइना में होना है 19th एडिशन ऑफ एशियन गेम्स। इसका ऑफिशियल मस्कट जारी किया गया है। ऑफिशियल मस्कट आप समझते होंगे कि कोई भी एक चित्र दे देता है जो कि उसकी उस एक पर्टिकुलर गेम का एक लोगो होता है या फिर उसकी एक आइडेंटिफिकेशन होती है। तो 19th एशियन गेम में 3 रोबोट्स ये जो है 3 रोबोट वो मैस्कट है, ठीक है ना, 19th एशियन गेम का। तो आप इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस लास्ट करते हैं, कुछ पॉइंट्स ही बचे हैं, है ना, जो भी है उसको आप अच्छे से नोट करते रहेंगे, ठीक है। अभी हाल ही में किरण पोलार्ड सुर्खियों में रहे। किरण पोलार्ड हम जानते हैं कि वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर प्लेयर हैं। इन्होंने क्या अचीवमेंट हासिल किया कि ये पहले ऐसे क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने 500 T20 क्रिकेट खेल डाला। 500 T20 क्रिकेट खेलने वाले पहले खिलाड़ी हैं पूरे वर्ल्ड में, किरण पोलार्ड, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन नमस्ते के बारे में है। ऑपरेशन नमस्ते इंडियन आर्मी के द्वारा एक बोल सकते हैं इनिशिएटिव है जो कि आर्मी वालों के लिए, ठीक है, जैसे कोविड सेंटर्स बनाना, उनके लिए जो भी चीज़ें हो सकती हैं हेल्प करने के लिए, तो इस ऑपरेशन के तहत वो चीज़ की जाएगी, ठीक है ना। तो कोरोना पेंडेमिक से लड़ने के लिए, काउंटर करने के लिए ऑपरेशन नमस्ते चलाया गया है, तो आप इसको याद रखेंगे इंडियन आर्मी की तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है बीसीजी के बारे में, ठीक है ना। बीसीजी को हम सब जानते हैं कि दिस इज़ द वैक्सीन ऑफ टीबी की वैक्सीन है ये बीसीजी, बैसिलस कालमेट ग्योरिन, है ना, बैसिलस कालमेट ग्योरिन, ये टीबी की वैक्सीन है। इसको फर्स्ट यूज़ किया गया था 1921 में, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिट्जर पुरस्कार, प्रिट्जर अवार्ड, ये आर्किटेक्ट के क्षेत्र में सबसे एमिनेंट अवार्ड है, सबसे प्रसिद्ध अवार्ड है, ठीक है ना। आर्किटेक्ट के क्षेत्र में जिसको ये मिल गया वो महारथी है उस फील्ड का, ठीक है ना। अभी हाल ही में वॉने फेरल को मिला है और साथ ही साथ शैली, है ना, शैली मैकनमरा को मिला है। ये दोनों वुमेन्स हैं, फीमेल हैं, इनको प्रिट्जर अवार्ड इस बार का मिला है। आप ये पूरे पॉइंट्स अच्छे से कवर करके जाएंगे, आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए 101% ये फ़ायदेमंद होंगे। थैंक यू।